कल आज और कल लाल गोयल के संघ के दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री नरोत्तम मिश्रा, IRS। श्री नरोत्तम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्री नरोत्तम मिश्रा IRS भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस 1987 में ज्वाइन की। आप 1987 बैच ऑफ IRS हैं। आप इस सर्विस के जो बड़ी सम्मानित सर्विस है उसको ज्वाइन करने से पहले आपने अपना ग्रेजुएशन किया, आपने स्नातक की डिग्री ली भौतिकी में, साइंस में, और वो ली साइंस कॉलेज पटना से। आप जब आप सर्विस में थे आपने उसी दौरान LLB किया, डिग्री ली गुजरात यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपने मास्टर्स डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली से। मिस्टर मिश्रा, आप ओरिजिनली आप बिहार से हैं, और लेकिन आपने अपने कार्यकाल के समय में अहमदाबाद, नागपुर, दिल्ली, मैंगलोर आदि जगह पे अलग अलग कैपेसिटीज में अलग अलग पदों पे, उच्च पदों पे कार्य किया, जिसके बाद आखिरी आपका जो पद था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन यूपी एंड उत्तराखंड लखनऊ पे था, जहां आपकी पोस्टिंग थी। और आप अभी कुछ ही माह पूर्व अपने सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी इस लंबी सर्विस सेवा कार्य में आपने जो कार्य किए उसमें आप ने पढ़ाया भी, फैकल्टी के रूप में भी नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में 5 साल तक आपने जो IRS बनते हैं, जो IRS होते हैं या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग IRS हैं जो इस डिपार्टमेंट में हैं, उनको आपने बतौर फैकल्टी अपना अध्ययन कराया। आप ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप डिप्टी सेक्रेटरी बजट रहे 4 साल तक। और आपकी इस लंबी सर्विस के दौरान, सेवा काल में, आपको बाहर जाने का सरकारी कार्य से आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका का दौरा भी किया। आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए अपनी जिंदगी में स्वामी विवेकानंद जी के योगदान और उनकी टीचिंग से, और एल्बर्ट आइंस्टीन के, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा मानवता के उत्थान के लिए दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके ऊपर उनका बहुत प्रभाव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आपका पुनः मैं स्वागत करता हूं अपने कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में। मिश्रा जी, मिश्रा जी, जानना चाहेंगे आपसे आपके बचपन के बारे में, क्योंकि ये कार्यक्रम है जिसमें हम थोड़ा सा अतीत में जाके फिर आज का और फिर आपके आगे का पूछते हैं। तो बचपन में आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? प्रारंभिक शिक्षा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद आप कब तक, जब उच्च शिक्षा से लेने से पहले तक आपने कहाँ कहाँ अध्ययन किया, और क्या क्या मुश्किलें या आई या नहीं आई, और किस तरह आपने उन्हें उनके साथ आपने उनको ओवरकम किया, उनको सबके साथ करते हुए आप इस पद तक पहुंचे। तो अपने बचपन के बारे में मिश्रा जी हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद गोयल जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। मैं बिहार के, नॉर्थ बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। वो नेपाल के नज़दीक जिला है, बहुत पुराना जिला है। जब पूरे बिहार में 17 जिले हुआ करते थे उसमें से एक जिला है, और कमिश्नरेट टाउन भी था जब बिहार में केवल 5 होते थे। और वो कोसी एरिया कहलाता है, क्योंकि वहाँ कोसी नदी वहीं है जो नेपाल से आती है। तो मैं अपने गांव में था, तो गांव में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है।
अपर और मिडिल तक। अपर मीन्स कि एक फर्स्ट से फिफ्थ तक का एक अपर स्कूल था हमारे गांव में, हम लोग वहां जाते थे। वहां की केवल बात याद है कि अपर स्कूल में हम लोग, वहां बेंच नहीं होता था तो चटाई लेके सबको जाना पड़ता था सारे छात्रों को। और अपर स्कूल की उतनी बातें याद नहीं है, उतने शिक्षकों का ध्यान तो है लेकिन उनका कोई विशेष प्रभाव हो ऐसा ध्यान नहीं आता है। केवल एक शिक्षक थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, वो काफी अच्छा पढ़ाते थे। उसके बाद हम लोग गांव में ही, हमारे गांव में ही मिडिल स्कूल है, 6th और 7th का। लेकिन वहां पर दो शिक्षक थे, एक हम लोग बोलते थे हेडमास्टर साहब और एक को दूसरे को बोलते थे सेकेंड मास्टर साहब। वो दोनों बहुत ही विद्वान शिक्षक थे और स्कूल में काफी अच्छी पढ़ाई थी। खास करके जो सेकेंड मास्टर साहब थे काफी स्ट्रिक्ट थे, उनका बहुत योगदान है जो खास करके नैतिक बातों में, मोरालिटी की बातों में। चूंकि वो ह्यूमैनिटीज पढ़ाते थे, साइंस प्रधानाध्यापक पढ़ाते थे हेड मास्टर साहब, और सेकेंड मास्टर साहब, वो सेकेंड मास्टर साहब के नाम से ही फेमस थे। वो साइंस छोड़ के बाकी सारी चीज, अंग्रेजी, हिंदी और जो भी सोशल साइंस की बातें होती थी, लेकिन वो कहानियां बहुत सुनाते थे, ईमानदारी के बारे में, नैतिकता के बारे में, मोरालिटी, इस सब तरह की बहुत सारी। उनका बहुत प्रभाव बचपन के समय में बहुत, चूंकि वो स्ट्रिक्ट भी थे तो उनकी बातें सब लोग ध्यान से सुनते थे। और उस समय में शिक्षक बहुत गार्जियन से भी बढ़कर होते थे। उनको गुस्सा आने पर, कोई अगर अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उनको पिटाई करने में भी कोई संकोच नहीं होता था, और काफी अच्छी पिटाई होती थी जो बच्चे थोड़ी शरारती होते थे। लेकिन उस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी थी। हमसे 1 साल पहले तो मेरे स्कूल से किसी का नहीं हुआ था, दूसरे बार हम लोगों को मौका मिला तो उस बार उसमें 2 एग्जाम होते थे, एक प्रीलिम एग्जाम होते थे, एक फाइनल एग्जाम होता था। तो प्रीलिम एग्जाम में हमारे स्कूल से 4 छात्र चुने गए थे। फिर वो दोनों शिक्षक मॉर्निंग अपने क्लास के टाइम से पहले आकर के हम चारों को अलग से पढ़ाते थे ताकि हमारे स्कूल से के स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हो। तो फिर फाइनली 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ हमारे प्रखंड से, वो दोनों हमारे स्कूल से ही हुए, एक मैं भी था उसमें। उसमें सुविधा क्या थी कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट के 4 जो अच्छे स्कूल थे, सबसे अच्छे स्कूल थे, उसमें पढ़ने का मौका मिलेगा, और सरकार आपको 100 रुपये प्रतिमाह का स्कॉलरशिप भी देगी, प्लस वहां पर आपको उसके छात्रावास में रहना है। तो फिर उस वजह से मेरा एडमिशन हो गया जिला स्कूल सहरसा में, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो बेस्ट स्कूल था, जिला स्कूल। और फिर मैं उसी हॉस्टल में रहता था, मेरे गांव से हार्डली 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। तो फिर मैं वहां से हाई स्कूल के लिए सहरसा चला गया, अपने डिस्ट्रिक्ट का। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। तो जब आप वहां से स्कूल से उस सहरसा के डिस्ट्रिक्ट में गए और हॉस्टल में गए, तो उस वक्त आपके घर वालों को, क्योंकि उस वक्त तो बहुत क्लोजली रखा जाता था, घर में बच्चों को बाहर भेजना और हॉस्टल भेजना बड़ा अपने आप में एक वो अच्छा नहीं मानते थे, सब अपने घर में रहते थे। तो क्या आपने उस वक्त, आपके घर वालों ने अलाउ किया, कोई इस पे दिक्कत आई, या उन्होंने आपको कुछ कहा कि नहीं अभी आप यहीं पढ़ो, वहां जाने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सहरसा हमारे गांव से काफी नजदीक है और प्रतिदिन काफी लोग, कोई भी बाजार, ऑफिस का काम हो, बाजार का काम हो, लोग जाते ही रहते, लोग साइकिल से भी जाते थे। उसी हमारे ही परिवार से एक शिक्षक भी थे उसी स्कूल में, और हमारे गांव से लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो इसीलिए कोई इस तरह से नहीं लगता था कि बहुत दूर हम अपने छात्र को भेज रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं। वो काफी नजदीक था, और हमारे स्कूल के शिक्षक भी थे तो उनका गार्जियनशिप भी था, और लोग आते जाते रहते थे, तो इसलिए कभी उस तरह की बाधा नहीं आई, और स्कूल में आसानी से एडमिशन भी हो गया। फिर हम लोग हॉस्टल में रहने लगे। और उस स्कूल की खासियत थी, जब जिला स्कूल में गया तो वहाँ सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से सारे मेधावी बच्चे आ गए, रूरल एरिया से आ गए सारे बच्चे, जो हर प्रखंड से 2-2 बच्चे थे। तो उसमें से एक स्कूल, उस 4 स्कूल में से सबसे अच्छा स्कूल जिला स्कूल था, उसमें आ गए। तो काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एक साथ आ गए स्कूल में। तो काफी वहाँ हेल्दी कंपटीशन था, काफी तेज बच्चे थे, आपस में काफी स्पर्धा रहती थी। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ के शिक्षक जो थे, हर विषय के काफी विद्वान शिक्षक थे, काफी विद्वान। कोई हिंदी के हैं तो प्रकांड हैं, अंग्रेजी के हैं तो प्रकांड हैं, मैथ्स के, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट के प्रकांड विद्वान शिक्षक थे। मुझे नहीं पता कि आज के दिन में उतने विद्वान शिक्षक
हैं कि नहीं, चूंकि मेरा वास्ता नहीं है, लेकिन बहुत ही, तो उन लोगों का पढ़ाई लिखाई पर, पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और ये वहां पर इस तरह की बातें थी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था कि आपके शिक्षक जो हैं वो उनकी विद्वता के बारे में आज के दिन में मैं कल्पना नहीं कर सकता था। और ये सारे शिक्षक ऐसे थे कि जो अपने अपने टाइम में टॉपर्स रहे होते थे, शायद उतनी उनका मार्गदर्शन नहीं मिला या गरीबी की वजह से वो बहुत ऊंचे पदों पर नहीं जा पाए, लेकिन उस समय स्कूल में टीचर होना भी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती थी। तो इन वजहों से बहुत ही अच्छे, बहुत ही विद्वान शिक्षक थे वहां पर। तो उनका काफी इन्फ्लुएंस रहा साइंस पर, लिटरेचर पर, ह्यूमैनिटीज पर, हर 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 स्थिति। तो वहाँ की पढ़ाई का काफी काफी गहरा असर रहा, मतलब हमारे जीवन पर। तो मिश्रा जी, आपने बताया जैसे कि आप बचपन से एक गांव से शुरू होके, एक छोटे से स्कूल से शुरू होके किस तरह आप एक वहां के सबसे बढ़िया सर्वोत्तम स्कूल में पहुंचे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, और कितना आपने अपने बचपन से ही जितने भी आपके अध्यापक थे उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आज की तारीख में ये तो एक परिकल्पना सी लगती है, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी शिक्षक के बारे में, एक आध शिक्षक के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन हर शिक्षक को आपने जिस तरह, जिस नजरिए से देखा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं सोचता हूं कि जितना आपकी नजरिया था उतना उन लोगों का भी नजरिया ऐसा था कि जिससे आज भी आपको उनके लिए वही सम्मान है जो उस वक्त था। तो उसके बाद जब आपने यहाँ पे इस कॉलेज में थे, जब आपने किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो भी किया, इसके बाद फिर उसके बाद आपकी आगे की यात्रा कैसे हुई? उसके बाद वहां से 73 में मैंने 8th में ज्वाइन किया था हाई स्कूल में, जिला स्कूल में। फिर 77 में वहां से निकलने के बाद अच्छे मार्क्स थे। उस समय 11th होता था, 11th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के बाद फिर मैं पहुंच गया साइंस कॉलेज पटना। क्योंकि उस समय साइंस दो जो बेस्ट कॉलेजेस थे बिहार में, एक साइंस कॉलेज पटना, एक सेंट जेवियर्स रांची। तो जो भी टॉपर्स होते थे, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे पूरे बिहार के, अगर बाहर नहीं गए तो वो या तो साइंस कॉलेज जाते थे या सेंट जेवियर्स रांची जाते थे। ज्यादातर लोग साइंस कॉलेज पटना जाते थे। तो मैं फिर साइंस कॉलेज पटना गया, वहाँ एडमिशन हो गया आसानी से। वहाँ सब कुछ मेरिट के हिसाब से होता है, फिर वहाँ हॉस्टल मिलना भी मेरिट के हिसाब से है, तो वो हॉस्टल भी मिल गया वहाँ पर। फिर वहाँ अभी जिला स्कूल में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स थे, अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ का कंपटीशन था। जब साइंस कॉलेज में आया तो यहाँ तो पूरे बिहार से टॉपर्स आए हुए थे, तो यहाँ का कंपटीशन का लेवल बहुत और भी बहुत ज्यादा ऊपर था। उसमें अपनी स्टैंडिंग बनाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर साइंस कॉलेज में आने के बाद जब वहाँ के शिक्षकों से मिला, साइंस कॉलेज में फिजिक्स में, मैथ्स में, तो उनके बारे में तो आज के दिन भी मैंने, वो लोग शिक्षक नहीं थे, सब जीनियस थे। मतलब अगर कोई मैथ्स का टीचर है तो जीनियस है, वो केवल शिक्षक नहीं है, जीनियस है। उनको आप कहीं टच नहीं कर सकते, कुछ भी पूछे दे नो एवरीथिंग। उसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ना, सारे शिक्षक नहीं, मेजॉरिटी शिक्षक काफी 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 विद्वान थे। और फिर उनकी विद्वता के सामने में अपनी समझ बहुत छोटी लगती थी। और ये होते हुए कि हम लोग टॉपर्स हैं अपने स्कूल्स के, लेकिन यहाँ आने पर लगता था कि हम लोग उन शिक्षकों की बात जब सुनते थे, उनके द्वारा पढ़ाई गई बातें जब देखते थे, लगता था कि हम लोग कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो स्टूडेंट्स थे, जो हॉस्टल में हम लोग रहते थे, उसमें काफी अच्छा हेल्दी कंपटीशन था। सारे बच्चे तेज होते थे, कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है। तो आपस में डिस्कशन से, आपस में हॉस्टल के माहौल से, और पढ़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। केवल पढ़ाई, हॉस्टल से स्कूल, कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ बात नहीं होती थी। केवल फिजिक्स मैथ्स, यही दुनिया थी साइंस कॉलेज की। और काफी काफी स्पर्धा थी, काफी वहाँ सीखने का काफी मौका था, काफी मौका हम लोगों ने फायदा उठाया। और मेनली टीचर्स की वजह से और अपनी कंपनी की वजह से वहाँ काफी अच्छा करने का मौका मिला। तो आपने जब साइंस कॉलेज में आप पहुंच गए तो वहां पर जैसे कहते हैं पीयर मेंटरशिप की, आपके जो समकक्ष और स्टूडेंट्स थे या आपसे थोड़े सीनियर थे,
उन्होंने भी आपको कुछ सीख दी कि इस तरह नहीं, इस तरह यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि आप एक गांव ग्रामीण क्षेत्र से आए थे और बिहार के जो शहरी क्षेत्र के भी जो अच्छे मेधावी छात्र थे वो भी उस कॉलेज में थे होंगे उस समय में। तो जब आपस में कुछ इस तरह का शहर और गांव के बीच में आपस में कुछ खिंचाव रहता था, या आपस में एक कॉम्प्लेक्स रहता था कि ये तो गांव से हैं या हम शहर से हैं तो हमारे में एक सुपीरियरिटी है, कुछ ऐसा भी था उस जमाने में? उस जमाने में क्या था, जो सीनियर्स होते थे हॉस्टल में भी कॉलेज में भी, उनको काफी रेस्पेक्ट देना पड़ता था, वो वहाँ का कल्चर था। अपने से 1 साल सीनियर जो भी था कॉलेज में हॉस्टल में, उनको हम लोग उस समय भी सर से ही संबोधित करते थे, और आज के दिन भी कोई मिल जाए तो उनको सर से ही संबोधित करना पड़ता है। तो वो सीनियर जूनियर का काफी रेस्पेक्ट होता था साइंस कॉलेज में भी, और इवन हमारे जिला स्कूल सहरसा में भी, कि 1 साल भी सीनियर है तो उसको काफी इज्जत देनी पड़ती थी। और वो लोग काफी मेंटरिंग करते थे, समझाते थे, किताबें सजेस्ट करते थे, कौन से प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, ये सब काफी करते थे। जहां पर आपस की बात है, उसमें साइंस कॉलेज जाने पर पता चला वहां 2-3 बोर्ड से आते हैं। एक हम लोग बिहार बोर्ड से आते थे। बिहार बोर्ड में क्या था कि हम लोग प्योर हिंदी मीडियम से आते थे। फिर अलग सीबीएसई बोर्ड था, आईसीसीई बोर्ड था, उससे इंग्लिश मीडियम से लोग आते थे, कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग आते, सेंट माइकल से, सेंट जेवियर से वो आते। तो वहाँ विरोधाभास क्या होता था, जो हम लोग हिंदी मीडियम से आते थे उसमें हम लोग अंग्रेजी अच्छी से बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने की कोई अभ्यास ही नहीं था। हम लोग हिंदी बोलते थे, हिंदी में ही सारी परीक्षाएं भी दी थी। जो इंग्लिश मीडियम से कॉन्वेंट से आते थे वो अंग्रेजी फटाटेदार बोलते थे। इवन हमारे हॉस्टल्स में भी इस तरह का, तो जो हिंदी मीडियम वाले थे तो शुरू शुरू में उनको वो लोग समझते थे कि ये लोग रस्टिक बैकग्राउंड से हैं और इस तरह से। लेकिन वहाँ का ऐसा था कि बिहार बोर्ड वालों का मैथ्स बहुत अच्छा होता था, और इंग्लिश में भी ग्रामर, चूंकि हम लोगों के स्कूल में नेस्फिल्ड ग्रामर पूरा पढ़ा दिया जाता था, तो ग्रामर वगैरह, अंग्रेजी लिखने में बहुत अच्छी थी। तो जब ऐसा मौका आता था कि कोई कॉन्वेंट वाले ने कोई एक पेज लिखा और हमने देखा, तो देखा कि इसमें तो सारी गलतियां हैं, ग्रामर के हिसाब से तो सही नहीं। फिर मैथ्स की जब बात आती थी तो उन लोगों का ह्यूमैनिटीज अच्छा होता था, मैथ्स थोड़ा सा उतना कंपेरेटिवली अच्छा नहीं होता था जो बिहार बोर्ड वालों का होता था। तो फिर वो कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उनको लगने लगा है कि ये लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अंग्रेजी इनके सामने हम लिख नहीं सकते, और मैथ्स इन लोगों का बहुत अच्छा है। तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों को फायदा क्या हुआ कि कॉन्वेंट वाले, मेरे कमरे में ही एक कॉन्वेंट एजुकेटेड था, तो फिर उससे बात करने से, कोई साउथ इंडियन भी था तो उससे बात करने से अंग्रेजी में बात करने का मौका मिलता था। और साइंस कॉलेज में सारी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होती थी, फिर वहाँ एग्जाम भी अंग्रेजी मीडियम में देना है, साइंस की पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई होती, तो उन लोगों से भी फायदा होता था, हम लोगों से उनको फायदा होता था मैथ्स को ठीक करने के लिए और अंग्रेजी सही करने। जी, अब आपने सर्विस में, आप सिविल सर्विस में, ऑल इंडिया सिविल सर्विस में जाने का कैसे सोचा? क्या ये वहां पे आपके कॉलेज का वो था, जैसे कुछ कॉलेजेस में रहता है कि हमें वहां पे तैयारी की जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, या आपके मन में बचपन से था कि मुझे कोई भी बड़ा पद लेना है, अफसर बनना है, ऐसा था, या आपने वहां का माहौल देख के सोचा कि चलो अब कर देते हैं, इसमें भी अप्लाई करते हैं? साइंस कॉलेज में सिविल सर्विसेज का क्रेज था। साइंस कॉलेज में पटना में ही सिविल सर्विसेज का क्रेज था, बहुत सारे सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट्स थे। और फिर क्या होता था कि साइंस कॉलेज में जैसे देखा, हमारे हम जब लोग बीएससी में थे तो 2 साल सीनियर्स थे, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने एग्जाम दिया, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में टॉप 10 में रैंक आ गया। तो लगता था कि अरे तो ये तो इनको तो डेली देखते हैं, तो ये भी फिजिक्स में थे, इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। उसी तरह कोई मैथ्स के टॉपर थे, तो हर समय सुनते थे कि उनका हो गया, उनका हो गया, फिर अरे इन लोगों का भी हो सकता है, हम लोग भी तो यही, हम लोग का भी हो सकता है। तो फिर उस तरह से एक पीयर प्रेशर था और एक क्रेज था, सिविल सर्विस का एक क्रेज था। या तो लोग आईआईटीज में जाते थे, या आईआईटीज में भी जाने के बाद वो भी सिविल सर्विसेज करने लगते थे, तो एक क्रेज था। और दूसरा, मेरी निजी इच्छा थी टीचिंग में जाने की, लेकिन इसलिए बीएससी तक मैंने सिविल सर्विसेज का देखा नहीं ऐसा कुछ। एमएससी में आने के बाद, जब एमएससी में मैंने एडमिशन लिया साइंस कॉलेज में, तो एमएससी में आने के बाद लगा कि टीचिंग जॉब तो मिलता नहीं है, चूंकि देखा कि 4-5 बैच से टॉपर सब बैठे हुए हैं, उसमें तो वैकेंसी होती नहीं है।
तो कोई ऑप्शन नहीं था, सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऑप्शन दिखता था जहां हम लोग जा सकते हैं। और कॉलेज से, धड़ल्ले से लोगों का होता था, तो लगता था कि उनका हो रहा है तो हम भी करते हैं, हम लोग का भी हो जाएगा। तो इस उस तरह से प्रेरणा मिलती थी। तो इस वजह से आपने वो प्रेरणा लेके आपने सिविल सर्विस में किया। तो क्या प्रथम अटेम्प्ट में ही आप आ गए थे, और अगर आ गए थे तो उसके बाद आपकी कैसे आगे की जिंदगी चली, कैसे कहाँ कहाँ क्या रहा, वो थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो एमएससी में था, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी बड़ी लंबी होती है। प्लस हमारे साथ दिक्कत की तो हम लोग प्योर फिजिक्स मैथ्स के थे, तो उसमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना पड़ता है, जनरल स्टडीज का है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, तो वो सब पढ़ना था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था, इकोनॉमिक्स पढ़ना था, और एक लंबी तैयारी होती है। तो सोचा कि इतनी लंबी तैयारी के लिए फिर पैसे की दिक्कत होगी, तो पहले क्या करें, तो एमएससी कर रहा था तो उसी समय बैंक्स के एग्जाम दिए, बैंक्स का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम होता था, वो दिए। तो उसमें तो कुछ वही रीजनिंग और एप्टीट्यूड कुछ ऐसा होता है, तो जो हमारे लिए आसान था। तो बैंक्स में 4-5 बैंक्स में दिए, तो सब में हो गया प्रोबेशनरी ऑफिसर। पहला ही जब एमएससी 6th ईयर हो गया, एग्जाम होना बाकी था, तो उसी समय आ गया सेंट्रल बैंक का, आ गया पीओ का अपॉइंटमेंट लेटर, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का आ गया, कैनरा बैंक का आ गया। तो फिर सब लोगों ने कहा कि अब ये एमएससी करने से क्या फायदा है, बैंक ज्वाइन कर लो, तो फिर तैयारी करने में सुविधा हो। तो इधर एमएससी का एग्जाम था, एमएससी मैंने कंप्लीट किया, एग्जाम देना बाकी था, उधर सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया, उसने बॉम्बे ट्रेनिंग में भेज दी। तो फिर सबने सलाह दी कि नहीं अब चले जाओ वहाँ, पीओ का तो अच्छा पोस्ट है, सब है, ठीक है। चला गया बॉम्बे ट्रेनिंग करने, बॉम्बे एमएससी का एग्जाम छूट गया, फिर ट्रेनिंग करके आया तो दरभंगा पोस्टिंग कर दी। इधर सोचा कि सिविल सर्विसेज में दूसरा सब्जेक्ट लेना है, क्या लूँ, तो साइकोलॉजी सोचा उस समय, तो साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। फिर ऐसे ही एग्जाम दे दिया, तो प्रीलिम में हो गया, और प्रीलिम में हो गया, फिर मेंस दिया, तो मेंस में साइकोलॉजी तो पढ़ा ही नहीं था, तो ऑब्वियसली मेंस में नहीं हुआ। इधर पोस्टिंग दरभंगा हो गई, वहां पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं थी। तो फिर तब तक बैंक के और बहुत सारे एग्जाम दे रहा था, तो दिया था तब तक। तो फिर नाबार्ड का आ गया, नाबार्ड की पोस्टिंग केवल कैपिटल टाउन में होती, तो नाबार्ड की पोस्टिंग आ गई पटना में, तो सेंट्रल बैंक से रिजाइन करके पटना ज्वाइन कर लिया। इस चक्कर में क्या हुआ कि बैंक के चक्कर में 2 अटेम्प्ट दे तो दिए, लेकिन मौका नहीं मिला सही ढंग से देने का। फिर नाबार्ड में आकर के फिर स्टेबिलिटी हो गई, और पैसे भी उस समय काफी अच्छे खासे मिलते थे। अब पैसे की दिक्कत नहीं रही, अब पढ़ाई की दिक्कत। तब हमने अपना एक क्लोज फ्रेंड था, उसके साथ मिलके फिर पढ़ाई शुरू की, और फिर सिविल सर्विसेज दिया। फिर दिल्ली चला गया 3 महीने के लिए पढ़ने के लिए अपने दोस्त के साथ। तो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, केवल अपने से पढ़ाई की फिजिक्स साइकोलॉजी से। तो फिर और सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, उसमें इंटरव्यू मेंस हो गया था, इंटरव्यू आ गया था, लेकिन उसमें फाइनली नहीं हुआ, फाइनली कम मार्क्स थे। तभी थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो उसमें फिर हर जगह से हो गया। फिर मैंने नाबार्ड से रिजाइन करके फिर नागपुर एकेडमी पहुंच गया। तो मिश्रा जी, मतलब आपकी जो लाइफ जर्नी है, कहाँ से, स्कूल से, एक गांव से शुरू होके किस तरह आप कॉलेज में गए और फिर पटना में गए, और फिर उसके बाद आपने बैंक भी ज्वाइन किया, और बैंक ज्वाइन करने के बाद नाबार्ड ज्वाइन किया, फिर अल्टीमेटली आप सिविल सर्विसेज में आए। आपने, जैसा सबको पता है कि कुछ जो विभाग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें जो इनकम टैक्स विभाग है उसकी एक रेपुटेशन अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन आपके बारे में, क्योंकि मैं भी आपको पर्सनली करीब आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए जब से आप मैंगलोर में यहाँ पोस्टेड थे एज ए कमिश्नर, उसके बाद आप प्रिंसिपल कमिश्नर रहे, यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर ही रहे आप यहाँ पे। तो आपका कोई भी आज तक, मतलब अभी भी जब भी आप मतलब आपके जाने के आज गए हुए भी मेरे ख्याल से आपको 1.5 साल हो गया यहाँ से, आज भी आपको लोग याद करते हैं, आपकी ईमानदारी की एक मिसाल देते हैं। आखिर आप बेदाग कैसे बचे इतने ऐसे एक कैसे ना कीचड़ में कमल खुलना, तो आप ऐसे इस तरह के डिपार्टमेंट से आपने कैसे अपने को बेदाग रखा, और आपके सर्विस की पूरी सर्विस में कहीं भी एक आंच भी नहीं आई आपके कैरियर पे? ऐसा क्या आपका गुरु मंत्र है, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे मिश्रा जी? इनकम टैक्स चूंकि इनकम टैक्स चूंकि इनकम अर्निंग लोगों से डील करता है, इसीलिए इनकम टैक्स के बारे में जो बदनामी है, जो बात है, जिस हद तक बदनामी मीडिया में है, बाहर में है, उस हद तक मेरे हिसाब से सच्चाई नहीं।
इनकम टैक्स में पहले मैनुअल काम होता था। हम ये नहीं कहते सारे बेदाग हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन काफी ऑफिसर्स काफी अच्छी नीयत से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कोई स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए फिसल जाना आसान है। लेकिन काफी ऑफिसर्स हैं, काफी हमारे सीनियर्स हैं और काफी लोग हैं जो काफी ईमानदारी से काम करते हैं। जहां तक मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है कि कहाँ से वो प्रेरणा आती है कि आपको ऑनेस्टी से काम करना है, इसके लिए मेरा सबसे ज्यादा श्रेय जो मिडिल स्कूल में जो सेकेंड मास्टर साहब थे, वो कहानियां सुनाते थे। अब कहानियां मुझे याद नहीं, तो उनकी हर कहानी में नैतिकता की बात होती थी, ईमानदारी की बात होती थी, इंसानियत की बात होती थी, इसी तरह की बातें छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे। उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई और दूसरा रास्ता है ईमानदारी क्या। इसीलिए का बहुत बड़ा दार है। और शिक्षक जो आपको सिखाते हैं कि ईमानदारी की क्या चीज होती है, नैतिकता क्या चीज होती है, इंसानियत क्या चीज होती है, इस तरह की जो कहानियां उस उम्र में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसका काफी लंबा असर रहता है। इसीलिए इनकम टैक्स में रहते हुए जहाँ टेम्पटेशंस काफी होते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता था कि वहाँ सारे खराब हैं। इनफैक्ट काफी लोग अच्छे हैं, और जिस लेवल की बदनामी मार्केट में होती है, बाहर होती है, एक सच्चाई काफी कम है और काफी लोग काफी ईमानदारी से काम करते हैं। जी मिश्रा जी, चलते चलते आप क्या एक देना चाहेंगे मैसेज युवा पीढ़ी को कि क्या किस तरह युवा पीढ़ी एक सकारात्मक कार्य करे जिससे कि अपना देश आगे और बढ़े? युवा पीढ़ी के लिए संदेश यही है जो मैंने अपने जीवन में देखा कि जीवन में दो लोगों का बहुत महत्व है। एक तो अच्छे शिक्षक का होना बहुत ही आवश्यक है। अब अच्छे शिक्षक का सानिध्य मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना, उनकी बातें सुनना, उनसे पढ़ाई करना, ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है कि आप किस तरह की संगति रहती है, आपके मित्र कैसे हैं, मित्र का चुनाव भी बहुत जरूरी है। अगर आपके मित्र अच्छे रहे, अच्छे आचरण वाले रहे, अच्छी पढ़ाई लिखाई वाले रहे, अच्छी सोच वाले रहे, अच्छे मित्र और अच्छे शिक्षक, ये आपके भविष्य को निर्माण करते हैं। अगर आपके मित्र अच्छे हैं और उसमें आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, अगर आपके शिक्षक अच्छे हैं और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप किसी भी सीमा तक, किसी भी ऊंचाई तक आप अपने को ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, मिस्टर नरोत्तम मिश्रा, कि आपने इतनी बढ़िया बातें बताई आज। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे व्यूअर्स जो सब देख रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो आगे वयस्क भी हो, उन्हें लगेगा कि किस तरह एक व्यक्ति जो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और छात्रवृत्ति के द्वारा उसने स्कूल में अपनी योग्यता के बल पर छात्रवृत्ति प्राप्त करके कितने बड़े कॉलेज में गया, और कॉलेज से वो एक सिविल सर्विसेज में गया, हार नहीं मानी कहीं भी। पैसे की कमी थी, बैंक भी ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी अपनी हार ना मान के एक सब बहुत ही बड़े पद पे पहुंच के भी कोई भी लेश मात्र घमंड, लेश मात्र कोई दाग नहीं आया। बहुत आप एक मिसाल हैं अपने आप में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत ज्यादा साधुवाद हमारा सबका कि आप इस लेवल पे पहुंच के भी आपने इतना अपने को बहुत एक मिसाल बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम जो V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के द्वारा और इस लाइव प्रसारित किया गया, और इसको फेसबुक और यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया गया। और हमारा ध्येय है रोज एक नई चीज लाने का। टुमारो फॉर इन द मॉर्निंग मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल at 10:30 a.m. The topic is role of youth in digital media, and our chief guest is Dr. Mukesh Sharma, former Director General, Film Divisions of India, former Additional Director General, Doordarshan, Ministry of Information Broadcasting, Government of India. And along with him, 7 youth guests will be there. They will be interacting the role of youth in digital media. बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका जुड़ने का हमारे संग, और इतना बात अपनी कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपने जो अपने अतीत के और वर्तमान के और भविष्य के बारे में जो आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।